Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of PUSC Part 3rd, Botany Paper 3rd, Biotechnology portion. Today we are going to discuss about Molecular Biology. मतलब आणविक जीव विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन और उसमें किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या आणविक जो अणुविज्ञान प्रौद्योगिकी होती है उसके अंदर जो मेन बेसिस होता है, उसका जो आधार होता है, हम जिस बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों, मेनली हम बात करते हैं जीन अभियांत्रिकी की, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं बच्चों। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जीन अभियांत्रिकी वस्तुतः एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी विशेष लक्षण अथवा लक्षणों में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से उस विशेष लक्षण अथवा लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है। इट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक इन विच इन एनी ऑर्गेनिज्म some specific characters and group of characters are identified, and to develop some specific characters or to control these specific characters we have to artificially induce some mutation। मतलब कुछ हम ऐसे कृत्रिम तरीके से ऐसे परिवर्तन कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लक्षण होते हैं उनको हम बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं उस जीव के अंदर। कृत्रिम तरीके से परिवर्तन द्वारा निर्मित नए डीएनए अणु को पुनर्योजन डीएनए कहते हैं। यानी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज नाउ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजित डीएनए के नाम से कहते हैं। अब जीन अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें मेनली हम क्या प्रोसीजर यूज़ में लेते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ में लेते हैं, उसके मुख्य औजार क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जो वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी डीएनए अणु को तोड़ना होता है या नए डीएनए अणु को जोड़ना होता है तो हमें तोड़ने या जोड़ने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ये जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो टेक्निक्स है, मतलब दो चीज़ें कह सकते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे और दूसरा टेक्निक्स, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसमें काम में ले सकते हैं। तो टेक्निक्स होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक, पुनर्योजित डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग। यानी कि एंजाइम तो होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और जो टेक्निक्स होगी वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीएस पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, जीन क्लोनिंग etc. First we are going to discuss about what are restriction enzymes. In 1978 में डैनियल नॉर्थन, आर्बर वर्नर और हैमिल्टन स्मिथ द्वारा प्रतिबंधी संबंधी एंडोन्यूक्लियस की खोज की गई थी, और इन साइंटिस्ट को इस न्यूक्लियस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला था। इन 1978 नॉर्थन, वर्नर एंड हैमिल्टन डिस्कवर्ड endonuclease enzyme. For this discovery they are उनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दे आर ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। प्रकार, अब हम बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जब हम बात करते हैं बच्चों तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कहते हैं। फर्स्ट टाइप 1 प्रतिबंधी एंजाइम, टाइप 1 रिकॉम्बिनेंट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहेंगे हम इन्हें इंग्लिश में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में टाइप फर्स्ट जो होता है, ये एंजाइम 3 सब यूनिट्स के साथ बड़े पेंटामेरिक प्रोटीन होते हैं। दे आर पेंटामेरिक प्रोटीन विथ 3 सब यूनिट्स, यानी मतलब पेंटामेरिक प्रोटीन होते हैं जिसमें 3 सब यूनिट्स मिलकर के ये एक पेंटामेरिक प्रोटीन बनाता है। एक प्रतिबंध होता है, एक मिथाइलेशन होता है और दूसरा डीएनए में अनुक्रम की मान्यता के लिए। मतलब इसमें ये किस लिए होंगे, एक प्रतिबंध के लिए होगा बॉन्डिंग के लिए, एक उसका मिथाइलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा
और दूसरा जो होता है वो डीएनए में अनुक्रम की मान्यता के लिए होता है। ये एंडोन्यूक्लियस बहुक्रियाशील प्रोटीन होते हैं, मतलब मल्टी रिएक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। दीज एंडोन्यूक्लियस आर मल्टी रिएक्शनल प्रोटीन जो प्रतिबंध और संशोधन प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रेस्ट्रिक्शन एंड संशोधन, यानी कि कुछ डिफरेंस लाना, मतलब जो चीज़ पहले से है उसमें हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंड रेक्टिफिकेशन रिएक्शंस को म्यूटेशन करने के लिए, उसको प्रेरित करने में ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली उसी काम में आते हैं। टाइप 1 एंजाइम का व्यापक रूप से जैव प्रौद्योगिकी उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कटिंग साइट मान्यता स्थल से 1000 बेस जोड़े तक की दूरी पर हो सकती है, जो उन्हें प्रयोगात्मक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के मामले में अविश्वसनीय बनाती है। यानी कि मतलब टाइप 1 का जो एंजाइम होता है, टाइप 1 एस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, उनका हम बेसिकली बहुत ज़्यादा जैव प्रौद्योगिकी के उपकरण के रूप में उपयोग अभी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मेन काम होता है कटिंग करना। मतलब ये जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में ये कटिंग करते हैं बच्चों, और ये जो कटिंग की साइट्स होती है वो 1000 बेस पेयर तक की दूर तक पाई जाती है। तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं, मतलब हम उन पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा सही होंगे या नहीं। तो इसलिए अब बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इसका लिमिटेड प्रयोग किया जाता है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये होमोडायमर्स या टेट्रामर्स से बने एंजाइम्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ होमोडायमर्स, यानी कि एक जैसे दो मॉलिक्यूल बनकर मिलकर के होमोडायमर, या फिर टेट्रामर यानी 4 मॉलिक्यूल मिलकर के इस एंजाइम को बनाते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 4 और 8 बीपी के बीच परिभाषित स्थानों पर डीएनए को काटते हैं, यानी मतलब 4 बेस पेयर और 8 बेस पेयर के जो प्लेसेस होते हैं डीएनए की कटिंग ये वहीं से करते हैं। और ये जो कटिंग की साइट्स होती हैं वो आमतौर पर पैलिंड्रोमिक होती हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक साइट पर जाकर के ही डीएनए को कट करेंगे। ये स्पेसिफिक साइट जो होती है वो 4 बेस पेयर या 8 बेस पेयर पे होती हैं, और बेसिकली ये आइडेंटिफाई करते हैं सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। यानी कि वे अनुक्रम को पहचानती है जो दोनों दिशाओं में एक ही तरह से पढ़े जाते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी, जिसे हम राइट से पढ़ना शुरू करें या लेफ्ट से पढ़ना शुरू करें, दोनों में जो बेस पेयर की सीक्वेंसिंग होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी सिमिलर होती है। तो ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें दोनों दिशाओं में एक ही तरह से जो पढ़े जाते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। और इन्हीं सीक्वेंसेस से टाइप 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कटिंग करते हैं। ये सबसे सरल प्रतिबंध एंजाइम है, क्योंकि इन्हें डीएनए अनुक्रमों को पहचानने और कटौती करने के लिए मैग्नीशियम के अलावा किसी भी कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। डजंट रिक्वायर्ड any other cofactor except magnesium for identification and cutting of DNA molecule। डीएनए में सरल अनुक्रमों को पहचानने और काटने में टाइप 2 प्रतिबंध एंजाइमों की सटीकता आणविक जीव विज्ञान की अधिकांश शाखाओं में सबसे अधिक इस्तेमाल और अपरिहार्य में से एक बनाती है। मतलब ये इतना इजीली यूटिलाइज होने वाला और इजीली फंक्शनल करने वाला एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है इन मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप 3 जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस जो होता है, इनमें सिर्फ 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो डीएनए के आइडेंटिफिकेशन मान्यता के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, और दूसरा उसमें संशोधन के लिए, यानी कि एक तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, और दूसरा उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि उसका दूसरे का फंक्शन होता है काटना, अनुक्रम काटने के लिए। मतलब एक जो होगा वो डीएनए आइडेंटिफिकेशन करेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा, जबकि दूसरा जो होगा वो उसका जो क्रम होगा डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसमें कटिंग का फंक्शन करता है। इन एंजाइम्स को अपने कामकाज के लिए 2 कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है। टाइप 2 हमने देखा था सिर्फ एक ही कोफैक्टर ज़रूरत होती है जो मैग्नीशियम होता है, जबकि जो टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं इनमें अपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए द रिक्वायर्ड 2 कोफैक्टर्स, वन इज़ एटीपी एंड सेकेंड वन इज़ मैग्नीशियम। यानी कि एटीपी और मैग्नीशियम 2 कोफैक्टर्स होते हैं वो इन्हें
चाहिए होते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध एंजाइमों में दो असममित मान्यता साइट्स होती हैं, यानी कि इनमें ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनमें दो एसिमेट्रिकल साइट्स पाई जाती हैं, डीएनए को एटीपी निर्भर तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि इनमें जो डीएनए का ट्रांसलेशन होता है वो कम्प्लीटली एटीपी डिपेंडेंट टाइप का होता है और मान्यता स्थल से सटे 20 से 30 बीपी के बीच में काटते हैं। यानी कि इनमें जो कटिंग साइट्स होती है, फर्स्ट तो कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी वो एटीपी डिपेंडेंट होती है, और दूसरा जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होती है, अनुक्रम होता है, सीरीज होती है, उसमें ये 20 से 30 बेस पेयर के बीच में, यानी कि जहाँ से डीएनए का मॉलिक्यूल शुरू हो रहा है वहाँ से जो मान्यता स्थल होता है इनका, वहाँ से ये 20 से 30 बेस पेयर के बीच में ही कटिंग करते हैं। उससे ज़्यादा या उसके आसपास की 20 से पहले और उसके बाद की जो सीक्वेंसेस होती हैं उन बेस पेयर्स के बीच में इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो कटिंग का फंक्शन शो नहीं कर सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो ईच एंजाइम इज नेम्ड आफ्टर द बैक्टीरियम फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड यूजिंग अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जीनस, स्पीसीज एंड स्ट्रेन्स। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं और इनका जो नामकरण की प्रक्रिया होती है वो उसी बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। उसका नामकरण उसी बैक्टीरिया पे के नाम पर रखा जाता है जिससे उसको आइसोलेट किया गया है, उनके जीनस, स्पीसीज और स्ट्रेन के नाम पर। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों, इको आर आई नेम के लिए अगर हम बात करें तो एब्रीवेशन हमने ई दिया या निश्चय किया। डिस्क्रिप्शन जीनस होता है इसका, CO फॉर कोलाई, स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, R फॉर RY13 स्ट्रेन है ये, I फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरियम। तो ये नॉमेनक्लेचर प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अब विदलन की प्रक्रिया यानी कि कटिंग की जो प्रोसेस होती है, ये जो कटिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो हमें 5 प्रकार के ऐसे प्रथा है एंजाइम्स जो मतलब 5 एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको समझा सकते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं बच्चों की कि ALU जो होता है वो 5 प्राइम 3 प्राइम की जो बेस पेयर की कटिंग्स होती हैं वो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि HEV13 एंड LU1 जो होता है वो दोनों ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एग्जांपल हैं जो ब्लंट एंड्स पर कटिंग करते हैं, यानी कि आमने सामने कटिंग करते हैं। इनकी जो एंडिंग होती है वो बिल्कुल ब्लंट होती है, नुकीली नहीं होती है। जबकि बाम H1, HIND13 एंड इको RI जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये एग्जांपल हैं उन एंजाइम्स के जिनकी जो बेस पेयरिंग की जो कटिंग होती है, जो प्रोड्यूस होते हैं न्यू बेस पेयर्स, वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाले प्रोटीन्स हमने बता रखे हैं उसमें देखिए वो ब्लंट पेयर्स पे कटिंग करते हैं। आमने सामने का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम बेस पेयर है उसमें वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेंगे। नाउ लाइगेजेस, डीएनए लाइगेजेस रिएक्शन जो होती है बच्चों, स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लाइगेज जो एंजाइम्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। हमें पता है कि इनका फंक्शन होता है दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने का, लाइगेज जोड़ने का काम करेंगे। तो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है उसका 3 प्राइम एंड होता है, उस पर हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिखाई दे रहे हैं, OH आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल आयन। एंड जो दूसरा 5 प्राइम एंड होता है डीएनए का उस पर फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो OH ग्रुप होता है वो फॉस्फेट ग्रुप का जो एक ऑक्सीजन होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है वो सीधा 3 प्राइम एंड का जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके 3 प्राइम एंड पर आकर के जुड़ जाता है। यानी कि पहले हमारे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे, डीएनए लाइगेज ने एटीपी और मैग्नीशियम की प्रेजेंट में रिएक्शन की, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो उसमें प्रोड्यूस होती है, और एक न्यू जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये इस प्रकार के लाइगेजेस रिएक्शन से जो नया बॉन्ड बनता है उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये डाइएस्टर सीरीज की बॉन्डिंग होती है। नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट हमने टेक्निक बताई थी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया था कि ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसकी सहायता से बृहद अणु यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनको विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको प्रवाहित करते हैं और उनके अणुभार एवं उन पर उपस्थित नेट चार्ज के अनुसार पृथक किया जाता है। डीएनए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक एरिया
according to their atomic weight and the charge present on these molecules. एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस पे भी हम दो तरीके की रिएक्शंस की बात करते हैं. एक हम होती है सिंपल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होती है, और दूसरी जो होती है वो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं. इनका स्पेसिफिक जो वर्णन है आगे की क्लासेस में हम आपको अलग से समझाएंगे. डायग्राम में आपको एक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किया जाता है उसके बारे में बताया गया है. बफर सॉल्यूशन फील्ड होता है, इलेक्ट्रोड यूटिलाइज करते हैं, ग्लास की प्लेट्स होती हैं, जेल रन की जाती है, लोअर बफर सॉल्यूशन होता है, मतलब बफर सॉल्यूशन दो होते हैं, अपर एंड लोअर, पावर सप्लाई की जाती है और इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं. सेकेंड इज पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डायग्राम में स्लाइड में आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. ये कंपेरेटिवली डिफरेंट टाइप का होता है. इसमें जो जेल होती है वो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का यूटिलाइजेशन होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक, इसके बारे में प्रेजेंट सिनेरियो में आप बहुत सुन रहे हैं कि कोविड-19 में हम आरटी-पीसीआर को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो बेसिकली पीसीआर जो होता है वो डीएनए टेम्पलेट एक होता है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, मतलब हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन होता है, हम उसकी पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं. एक छोटे से टुकड़े से हम बहुत सारे नए छोटे छोटे टुकड़े प्रोड्यूस करके उसके बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है. जैसे डीएनए का हम सबसे पहले डीएनए डीनेचुरेशन करते हैं, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. सेकेंड में प्राइमर एनेलिंग होती है, उसके साथ में प्राइमर को जोड़ दिया जाता है. थर्ड जो प्रोसेस होती है वो प्राइमर एक्सटेंशन, यानी कि वो नई कॉपीज़ बनाना शुरू करता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्राइमर एनेलिंग होती है उसके बाद में जो एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उसके साथ में नए नए स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं. एक छोटे से स्ट्रैंड से हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यू बॉन्ड बना करके, थाउजेंड्स ऑफ न्यू इसके डीएनए के टेम्पलेट से हम बहुत सारे थाउजेंड्स की संख्या में डीएनए के नए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. पीसीआर के वेरिएशंस भी होते हैं, जिसे हम आरटी-पीसीआर, रिवर्स पीसीआर, सलांगी पीसीआर, अतिव्यापन विस्तार द्वारा स्थल निर्दिष्ट उत्परिवर्तन जनन के लिए पीसीआर, और डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या असममित यानी नॉन सिमेट्रिक पीसीआर. ये सारे वेरिएशंस है कि पीसीआर में इतने टाइप के वेरिएशंस पाए जाते हैं. पीसीआर की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम जेनेटिक्स में इसका प्रयोग करते हैं कि बहुरूपता का अध्ययन करने के लिए, आनुवंशिकी के रूप में बहुरूपता का अध्ययन में, और ट्रांसजीन की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए पीसीआर का एप्लीकेशन किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.